नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे की चुनाव आयोग के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। बता दें, आयोग ने 17 फरवरी 2023 को एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी थी और उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष एवं बाण आवंटित कर दिया था। उद्धव ने चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का वकील अमित आनंद तिवारी ने अनुरोध किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने उनके अनुरोध पर कहा कि अभी संविधान पीठ जम्मू कश्मीर के मुद्दे यानी आर्टिकल 370 पर सुनवाई पूरी करेगी, तब तक आप इंतजार करें। आपके केस में इसके बाद तिथि दी जाएगी। बीजेपी ने आज राजस्थान में राज्य सरकार के खिलाफ जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदेश बीजेपी ऑफिस पर सभा के साथ ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सचिवालय घेराव के लिए कूच किया। स्टैच्यू सर्किल पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया समेत कई नेताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कांग्रेस सरकार को घेरते हुए इस प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट किया था। बीजेपी इस प्रदर्शन को अब तक सबसे बड़ा प्रदर्शन होने का दावा कर रही है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत कई नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जब किसी टायर में कील लग जाती है तो गाड़ी चलाने के लिए टायर बदला जाता है। उसी तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैरों में भी कील चुभ गई है, इसलिए हमें अब उन्हें बदलने को जरूरत है। बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अशोक गहलोत सरकार को पेपर लीक और महिला अपराध पर घेरते हुए कहा कि महिला अपराध में राजस्थान अव्वल है। भ्रष्टाचार का आलम है कि सचिवालय से करोड़ों रुपए मिले। लगातार हुए पेपर लीक से युवाओं के साथ कठोराघात किया जा रहा है। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनसीआरबी के आंकड़े जारी किए और जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो सच जो भाजपा को कड़वा लगेगा, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में देश में भाजपा शासित असम, केंद्र शासित पुलिस वाला राज्य दिल्ली, हरियाणा टॉप 5 राज्यों में हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म के सर्वाधिक मामले भाजपा शासित मध्य प्रदेश में हैं। हत्याओं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं अपहरण में भाजपा शासित उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वो पूरी दुनिया ने देखा है। जोधपुर में बलात्कार के मामलों में एबीवीपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिलाओं की पूरी सुनवाई होती है एवं पुलिस अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। सिर्फ मणिपुर एवं बीजेपी शासित राज्यों की असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए केंद्र व राज्य के बीजेपी नेता राजस्थान को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान ये बदनामी का प्रयास नहीं सहेगा और राजस्थानियों को गलत तरीके से बदनाम कर नीच दिखाने के भाजपा के कुप्रयास का प्रदेशवासी समय आने पर जवाब देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूंह हिंसा में किसी बड़े षड्यंत्र का अंदेशा जताया। उन्होंने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के साथ नूंह की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में एक बैठक करने के बाद कहा कि पूरी घटना किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लगती है। सीएम खट्टर ने कहा कि घटना में नूंह क्षेत्र से बाहर के शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। अब तक 44 एफआईआर दर्ज की गई हैं तथा 70 लोगों को नामजद कर हिरासत में लिया गया है। जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के नूंह में धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद यहां के हालात बदतर हो चुके हैं। नूंह के बाद मंगलवार को गुरुग्राम के बादशाहपुर में हिंसा भड़की। सांप्रदायिक दंगों के बीच यहां पर कई दुकानों को दंगाइयों ने आग लगाकर स्वाहा कर दिया। इस बीच हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम जिले के सीमावर्ती इलाकों में सांप्रदायिक तनाव की खबरों के बीच गुरुग्राम में किसी भी व्यक्ति को खुले में पेट्रोल डीजल बेचने पर रोक लगा दी गई है। गुरुग्राम के उपायुक्त कार्यालय से जारी एक प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है। प्रेस रिलीज में कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निशांत यादव ने लोक सुरक्षा के मद्देनजर ये निर्णय लिया। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और इसे तोड़ने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी ने देश में चल रही हिंसा को लेकर ट्वीट कर कहा है कि भाजपा, मीडिया और उनके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया है।
उन्होंने कहा कि सिर्फ मोहब्बत ही देश में लगी इस आग को बुझा सकती है। हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक झड़प के एक दिन बाद मंगलवार को गुरुग्राम के बादशाहपुर में भी हिंसक भड़क उठी। शहर के मेन मार्केट में 14 दुकानों में तोड़फोड़ की गई। मोटरसाइकिल और एसयूवी पर सवार लगभग 200 लोगों ने उन दुकानों को निशाना बनाया जिनमें ज्यादातर बिरयानी बिकती थी। वहीं सेक्टर 66 में 7 दुकानों में आग लगा दी गई। बता दें, सोमवार को लगभग 45 लोगों की भीड़ ने गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक धर्मस्थल पर हमला किया था और बाद में उसमें आग लगा दी। पुलिस ने कहा कि घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। कांग्रेस नेता रणजीत सुरजेवाला ने कहा कि देश की आजादी के 75 साल बाद तक हरियाणा में कभी भी धार्मिक दंगे नहीं हुए। आज पहली बार हरियाणा में बीजेपी सरकार के नाक के नीचे दंगे हो रहे हैं। कहां है मुख्यमंत्री? उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री आगे आए, अपना राजधर्म निभाएं, ना कि कानून व्यवस्था को पुलिस के भरोसे छोड़कर छिप जाएं, जैसा कि अभी हो रहा है। उन्होंने कहा ये खट्टर सरकार की नाकामी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, हरियाणा को धार्मिक हिंसा के अंदर धकेला जा रहा है। हरियाणा के नूंह में सोमवार को ही हिंसा पर राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नूंह में हालात नियंत्रण में हैं। वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, काफी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया है। जैसे ही घटना हुई, आसपास की फोर्स को नूंह भेज दिया गया। विज ने बताया कि सोमवार को जब किसी मंदिर में बड़ी संख्या में बंदी बना लिया गया था, वहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया था। लोगों ने मुझे लोकेशन भेजी, तब पुलिस वहां पहुंची और सारे लोगों को बंधन से निकाला। अनिल विज कहते हैं कि जिस स्तर की हिंसा हुई, ये अचानक भड़की हिंसा नहीं है। जहां तक मुझे पता है कि नूंह में दोनों समुदाय लंबे समय से प्यार से रहते हुए आए हैं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस तरह से एंट्री और छतों पर पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं और गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने नहीं आते हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं की नग्न परेड से जुड़े वीडियो को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तकलीफदेह बताते हुए कहा कि इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज किए जाने में बहुत देरी की गई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने एक मौखिक टिप्पणी में कहा कि एक चीज तो बहुत साफ है कि वीडियो केस में एफआईआर दर्ज करने में बहुत देरी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आज की सुनवाई में राज्य में जातीय हिंसा से संबंधित मणिपुर पुलिस की जांच को सुस्त बताया और बेहद तल्ख होकर कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था और मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। कोर्ट ये जानकर हैरान था कि लगभग 3 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और हिंसा पर दर्ज 6000 एफआईआर में से अब तक केवल कुछ ही गिरफ्तारियां हुई हैं। कोर्ट ने मणिपुर के पुलिस महानिदेशक को शुक्रवार दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया। बीजू जनता दल ने मंगलवार को दिल्ली सेवा विधेयक पर सरकार का साथ देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पार्टी ने यह भी कहा कि वो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करेगी। वाईएसआर कांग्रेस के बाद बीजेपी ऐसी दूसरी पार्टी है जिसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर केंद्र को समर्थन देने की घोषणा की है। इसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के लिए करारा झटका माना जा रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 26 जुलाई को पेश किया गया था। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष इसे लेकर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के मुद्दे पर सदन में बोलें। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में उस विवादास्पद विधेयक को पेश कर दिया जिसके माध्यम से वो दिल्ली में नौकरशाहों पर अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहती है। ये विधेयक यदि कानून बनता है तो दिल्ली अध्यादेश की जगह लेगा। इस विधेयक को पहले सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सदन में हंगामे के बीच इस विधेयक को पेश किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य उस अध्यादेश की जगह लेना है जिसे केंद्र राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ले आया था। केंद्र ने फैसले की समीक्षा की मांग की है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग से यौन शोषण के केस में राहत मिली है। कोर्ट में नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट से उन्हें ऐतराज नहीं है। वो जांच से संतुष्ट हैं और इस रिपोर्ट का विरोध नहीं करते। नाबालिग का बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इसका फैसला 6 सितंबर को सुनाया जाएगा। बता दें, दिल्ली पुलिस ने 15 जून को अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। इसमें कहा गया था कि जांच में यौन शोषण के सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्यसभा सदस्य रजनी पाटिल जी को एक सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अभी तक उनका सस्पेंशन रिवोक नहीं किया। संजय सिंह जी ने सवाल पूछा तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। खड़गे ने कहा कि विपक्ष के बोलने पर सत्ता पक्ष के लोग उठकर चिल्लाते हैं और हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है, हिटलरशाही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को पुणे में लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित होने के बाद कहा कि अविश्वास के माहौल में विकास असंभव हो जाता है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर विश्वास ही हमें मजबूत बनाता है। प्रधानमंत्री के साथ मंच पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे जो सम्मान मिला है ये मेरे जीवन का अविस्मरणीय अनुभव है। जो जगह जो संस्था तिलक जी से सीधे जुड़ी रही हो उसके द्वारा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि इस अवार्ड के साथ उन्हें जो धनराशि मिली है उसे वो नमामि गंगे परियोजना के तहत दान का निर्णय लेते हैं। एनसीपी में फूट के बाद पवार पहली बार पीएम मोदी के साथ मंच साझा कर रहे थे। शरद पवार ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया। कार्यक्रम में शरद पवार ने मंच से संबोधन के दौरान पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश में पहला सर्जिकल स्ट्राइक छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। एनसीपी नेता ने आगे कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में रहते हुए केसरी नाम से अखबार की शुरुआत की और अंग्रेजों पर जमकर प्रहार किया। उनकी सोच रहती थी कि पत्रकारों पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को जाति आधारित सर्वे मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे पर लगी रोक को हटा दिया। जाति आधारित सर्वे के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि राज्य सरकार जाति आधारित गणना करवा सकती है। याचिकाकर्ताओं के वकील दीनू कुमार ने इस फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि अब बिहार में सरकार जातीय सर्वे करवा सकती है। दीनू कुमार इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये फैसला पिछले कई हफ्तों से सुरक्षित रखा गया था। जाति आधारित सर्वे को लेकर बिहार में बीते काफी समय से सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा गया। जब इस घटना पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई तब भी विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों लिया था। बीजेपी के आला नेताओं का कहना था कि सरकार ने बहस के लिए व्यापक और जरूरी तैयारी नहीं की। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि वे तो जानते ही हैं कि कौन लोग जाति आधारित सर्वे के खिलाफ हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को भारत का नाम लिए बगैर बातचीत का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि सभी गंभीर और लंबित मुद्दों को सुलझाना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लिए युद्ध कोई विकल्प नहीं, क्योंकि उन्हें गरीबी और बेरोजगारी से लड़ना है। पाकिस्तान मिनरल समिट की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये टिप्पणी की। नकदी के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उनका इशारा साफ तौर से भारत की तरफ था। शहबाज शरीफ ने कहा, हम हर किसी से बातचीत के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी के साथ भी। शर्त यही है कि वो पड़ोसी भी बातचीत की मेज पर गंभीर मुद्दों पर सुलझाने के लिए सीरियस हों, क्योंकि युद्ध कोई विकल्प ना हो। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।